बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अनफोल्ड पाकिस्तान और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, ईरान अमेरिका आर्जी सीज फायर तो ताहाल इंटैक्ट है, लेकिन आलमी मंजरनामे पर बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल तब्दील होते हुए बयानात और अब अमरीकी सदर का दौरा चीन क्या तब्दीली रूनुमा कर सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का अपने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के साथ दूसरा अहम राब्ता हुआ है और यूं दिखाई देता है कि खलीजी ममालिक की पॉलिसी भी कुछ तब्दील होने जा रही है। इस वक्त एक पाकिस्तानी जहाज़ आबद हुर्मुज़ की हदूद में दाखिल हो चुका है। ये LNG जहाज़ था, बाज़ाब्ता तौर पर ईरानी इजाज़त से दाखिल हुआ है और इससे पहले भी जो पाकिस्तान के जहाज़ थे या जिन जहाज़ों पर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा थे उनको ईरान ने यहाँ से गुजरने की इजाज़त दी। और अभी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट एक मरतबा फिर ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से दिया गया कि बहुत से ममालिक ने मुसालहत का किरदार अदा करने की कोशिश की है ईरान अमेरिका मुस्तकिल सीज़ फायर के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसमें मेन कैरेक्टर है, कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है। सूरत हाल कैसे तब्दील हो रही है? पाकिस्तान और सऊदी अरब का आबद हुर्मुज़ समेत बहरी सलामती यकीनी बनाने की अहमियत पर जो जोर दिया गया है, क्या तब्दीलियाँ आने वाले चंद घंटों में रूनुमा हो सकती हैं और ट्रंप का दौरा चीन क्या खबर लेकर आ सकता है? मेरे साथ इस वक्त ईरानी जर्नलिस्ट और आप सुनते हैं यूट्यूब पर भी उनका तबसरा, जॉन हुसैन साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट है इंटरनेशनल अफेयर्स के। जॉन, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान अमेरिका सीज़ फायर से मुतल्लिक, इसमें आप क्या तब्दीली देख रहे हैं? दोनों ममालिक के दरमियान एक आर्जी सीज़ फायर तो हुआ, अब कई हफ्ते गुजर चुके हैं और ट्रंप के जानिब से कभी कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है, फिर कभी स्टेटमेंट को जो है वो तब्दील किया जाता है। ईरान का भी आबदा हुर्मुज़ पर कंट्रोल है और वो अब यूँ लगता नहीं कि कंट्रोल जो है वो छोड़ेगा। आपको क्या मंजरनामा बनता हुआ दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए, मुस्तकिल सीज फायर पॉसिबल है, आज नहीं तो कल होगा वो मुस्तकिल सीज फायर। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि बीच में जब सीज फायर के बातचीत चल रही हैं, जब टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहा है दोनों पार्टीज के बीच में, अमेरिका ईरान को देता है टेक्स्ट, फिर ईरान जवाब देता है, और इस कश्मकश में कहीं हमला बड़ा ना हो जाए, इसका भी एक सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस जो 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 सिचुएशन है, इस टेंशन में किस हद तक जा सकता है, अपनी डिमांड्स जो वो मीट नहीं करा सका जंग करके, उन डिमांड्स को मीट कराने के लिए किस हद तक जा सकता है। अब देखिए, इसके अंदर दो तीन सिनेरियोज प्ले आउट होते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि टॉक्स के जरिए मामला हल हो जाए, जिसके अंदर बड़ा अनलाइकली है कि ट्रंप को कोई मुस्बत चीज मिले जिसमें वो कंसिडर कर सके कि उसकी जीत हुई है, क्योंकि ग्राउंड पे वो नहीं जीत सके, जंग में वो नहीं जीत सके। दूसरा इसके अंदर यह है कि हो सकता है एक बड़ा हमला प्लान करे अमेरिका, और री अभी हमने देखा है कि आ चुकी हैं कतर के अंदर, यूएई के अंदर, बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। इन सारी जगहों पे कार्गो मूवमेंट्स बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में मूव हुई हैं, ट्रूप्स मूव हुए हैं, और नेवी भी भारत स्टेशन है जो ब्लॉकेड में उनका सपोर्ट कर रही है, और कैरियर्स भी मौजूद हैं इस खत्ते के बाहर। तो हो सकता है एक बड़ा हमला हो जाए। लेकिन अब ये दोनों सिनेरियोज में देखें, हमला करना एक बहुत बड़ा, अब उससे क्या हासिल हो जाएगा ट्रंप को? कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि पहला जो हमला किया उसमें कुछ ना मिल सका और उल्टा ईरान को हरमुज का कंट्रोल अपने हाथ में दे दिया। तो इस दफा अगर जंग करेंगे तो क्या दे देंगे? और दूसरा ये कि अगर हमला करते भी हैं तो उसके अंदर बॉडी बैग्स के आना, और बहुत ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी पब्लिक का जो जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अमेरिका को बहुत मुश्किल से एक फेस सेविंग मिली है, और वो फेस सेविंग वो बरकरार रखेंगे, वो सीज फायर वो बरकरार रखेंगे अंडर एनी कंडीशन। हमें नजर आया कि हमले हुए, यूएई में भी आपने वाकया देखा हुआ, ईरान ने कश्तियों पे भी हमला किया, उन्होंने भी ईरान की कश्तियों पे हमला किया, लेकिन सीज फायर बरकरार रही। तो मुझे नहीं लगता कि बड़े हमले की तरफ वो जाएंगे अगर अकली तौर पे फैसला करें तो। लेकिन बहरहाल जा भी सकते, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि आयतुल्ला अली खामनाई को उन्होंने शहीद किया था और अटैक किया था ईरान के ऊपर दौरान नेगोशिएशंस। तो अब सिलसिला ये नजर आ रहा है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के अंदर जो है वो कश्मकश चलती रहेगी, वो टेंशन चलती रहेंगी, और एक वेटिंग गेम चलता रहेगा दोनों पार्टीज के बीच में कि पहले कौन सरेंडर करता है, पहले कौन सबमिट करता है। जिसने सबमिट कर लिया, जिसने हथियार पहले डाल दिए, उसका पलड़ा ज्यादा भारी होगा नेगोशिएशंस में जो फाइनली होनी है। और यहां पे हम ये देख रहे हैं कि ईरान जो है वो भी, उसको भी नुकसान है, ऑल्दो एक इकोनॉमिकली नुकसान जरूर पहुंच रहा है ब्लॉकेड से।
लेकिन ईरान के रास्ते खुले हुए हैं, तुर्की के थ्रू रास्ता खुला हुआ है, अजरबैजान के थ्रू, नॉर्दर्न कैस्पियन सी का जो रूट है उसके थ्रू, और पाकिस्तान के थ्रू रास्ता खुला हुआ है ट्रेड करने के लिए। और अमेरिका के लिए जो है ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके लिए ग्लोबल ऑयल सप्लाई को मेंटेन रखना, प्राइसेस को कंट्रोल करना, ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया उनके लिए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं हो रही। 6 मिलियन बैरल पर डे का शॉर्टफॉल जो है वो आ रहा है। तो जिस तरीके से प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका के ऊपर, मुझे लगता है कि पहले अमेरिका फोल्ड करेगा, और दिखाया ही जाएगा कि साथ साथ दोनों ही ब्लॉकेड हटा रहे हैं। अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा। लेकिन डिमांड्स जो हैं उसकी जो शराइत जो रखी जा रही हैं सामने, उसमें नजर आएगा असल में कि कौन जीता और कौन हारा। तो मेरे ख्याल में तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि हमला हो सकता है, होना नहीं चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कभी ना कभी चाहे हमला हो जाए, उसके बाद भी रुकना तो है ये सिलसिला, और अमेरिका को बहरहाल फोल्ड करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, अभी भी कर रहा है। ईरानी वजीर खारजा ने भी काविशों को तस्लीम किया। बुनियादी तौर पर जो मुतालबात अमेरिका ने सामने रखे थे, फिर तजावीज ईरान की जानिब से पेश की गई, अभी तक उनमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान आपदा हुर्मुज़ का ना कंट्रोल छोड़ने को तैयार है, ना अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोकने को तैयार है, ना अमरीकी शराइत मानने को तैयार है, और इसी तरह से अमरीका ने भी ईरानी मुतालबात मानने से इनकार किया है। तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि अगर पीस टॉक्स होते हैं या मुस्तकिल सीज फायर होता है तो वो किन बुनियादों पर हो सकता है? देखिए, ईरान कंट्रोल छोड़ने के लिए भी तैयार है। अगर ब्लॉकेड हटे, नेवल ब्लॉकेड हटे, तो ईरान कंट्रोल भी छोड़ देगा, इन द सेंस कि कश्तियों को जाने देगा। ये तो सवाल अब परमानेंटली चेंज हो चुका है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अब ओपनली रखे, वैसे ही जैसे जंग से पहले था। ऐसा दोबारा नहीं होने वाला, क्योंकि जंग से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, और जंग के बाद ईरान को समझ में आ गया है कि अगर उनके पास एटम बम नहीं है तो उनके पास एक ही लेवरेज है अमेरिका को डिटर करने के लिए, और वह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो उसका कंट्रोल परमानेंटली तो ईरान नहीं छोड़ने वाला। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अगर बात करें, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी ईरान कंसेशंस देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कैप करने के लिए ईरान तैयार है। ईरान पहले भी कर चुका है। 3.67% उन्होंने JCPOA एग्रीमेंट के अंदर कर दिया था, और ओमान के अंदर भी जो निगोसिएशंस हो रही थी उसमें भी हमें नजर आया कि ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि ईरान राजी हो चुका था एनरिचमेंट के कैप के ऊपर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये डिमांड्स क्या हैं उनकी अपनी, और क्या ईरान की कोई डिमांड्स कबूल होंगी या नहीं होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा मैक्सिमलिस्ट हैं। वो चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर कंट्रोल ईरान अकेला नहीं रखे, और ओमान के साथ ईरान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंट्रोल रखे, नंबर वन। क्योंकि अमेरिका चाह रहा है कि किसी तरीके से उनका अपना जो उनकी अपनी जो फोर्सेस हैं उनको भी रेडिली जो है रसाई मुमकिन हो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। ये ईरान कभी नहीं होने देगा। ईरान ने बोल दिया कि कोई फायदा नहीं है, अगर आपने यहाँ पे आके अपनी कश्तियां बिठानी है तो जाहिर सी बात है आप कभी भी अटैक कर देंगे। इतना तो ईरान जो है वो नहीं करेगा, इतना इस इलॉजिकल चीज के ऊपर अग्री। दूसरी चीज ये है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर सिर्फ उनको कैप नहीं चाहिए, ट्रंप को सिर्फ कैप नहीं चाहिए, क्योंकि कैप JCPOA एग्रीमेंट के पास जब जब वो गए थे, अमेरिका जब गया था ईरान के पास, तो उनको कैप मिल चुका था। अब वो सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इनरिच यूरेनियम हमें दे दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। ईरान ने कह दिया कि हम लोग इनरिच यूरेनियम नहीं देंगे। जाहिर सी बात है, इनरिच यूरेनियम देने का मतलब ये है कि जो चीज आप जंग में नहीं ले सके वो चीज आप निगोसिएशंस के दौरान लेने, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनरिच यूरेनियम एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पर ट्रीट होता है। तीसरा, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है और नेतन्याहू की जो डिमांड्स हैं कि किसी तरीके से इनकी मिसाइल प्रोग्राम को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, तो उसके ऊपर भी ईरान कह रहा है कि फिर कोई फायदा नहीं हुआ जंग करने का, इतनी लाशें देने का। अगर यही सारी डिमांड्स मीट करनी थी तो फिर लड़ाई करने का क्या फायदा। पहले ही जो है वो ईरान सबमिट कर देता और सारी चीजें हल हो जाती। तो ईरान की नजर में कोई भी डिमांड यूएस की इस तरीके की मीट करना, देखिए रीजनेबल डिमांड्स हो तो दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन इस तरीके की डिमांड्स मीट करना विदाउट एनी ऑप्शन कि आप जी यही चीजें करें वरना हम लोग को एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ईरान कह रहा है कि ट्रंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन अनरियलिस्टिक डिमांड्स इन ईरान। हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने राइट्स के हिसाब से जो है वो डिमांड्स इशू करेंगे। तो बातचीत कहां बन सकती है? बातचीत यही बन सकती है, एंड विन विन सिचुएशन यही है कि ईरान का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो रिकग्नाइज हो, लेकिन साथ ही साथ ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया के लिए खोले, नंबर वन। दूसरा, ईरान का जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम है, एनरिचमेंट को ईरान कम करे, 3.67% तक ले आए, या फिर स्टॉप भी कर दे। आई थिंक उसमें भी कोई हर्ज नहीं होगा अभी अगर एनरिचमेंट को स्टॉप किया जाए चंद सालों तक। और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर तो जाहिर है कोई वो नहीं है, लेकिन ये दो चीजें ईरान कर सकता है।
अमेरिका ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकता है, सैंक्शंस हटा सकता है और जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको रिलीज कर सकता है। तो आई थिंक ये पॉसिबल है, और इसी के जरिए, इन सारी चीजों के जरिए ही दोनों पार्टीज अग्री होंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम आप नोटिस करें, सबसे बड़ा ये है कि जब जब ये चीजें रेजोल्यूशन की तरफ जारी होती हैं, तब तब ये जो है इसराइल की तरफ से हम लोग को जारियत नजर आती है लेबनान के अंदर। और ईरान ने ये जो डिमांड इंक्लूड की हुई है कि द वॉर मस्ट एंड ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब आप ना सिर्फ ईरान के साथ जंग बंद करेंगे बल्कि सारे फ्रंट, सारे महाज पे जो जंग लड़ रहे हैं। तो आई थिंक ये जो चीज है उसमें ईरान को एक सिक्योरिटी गारंटी, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी गारंटी का सवाल। सैंक्शन अगर वो हटाते हैं तो कल को सैंक्शन दोबारा लगा सकते हैं, उसके अंदर कोई मसला नहीं है। फ्रोजन एसेट्स अगर रिलीज करते हैं, फ्रोजन एसेट्स के रिलीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। वो ऐसा नहीं है कि अभी आपने रिलीज किए फ्रोजन एसेट्स और अभी ईरान के पास आ गए। उसके अंदर एक पूरा बैंकिंग चैनल्स होते हैं जिनको यूटिलाइज किया जाता है। लिक्विडिटी जो है उसके अंदर डिपेंड करती है कि कितना लिक्विड एसेट पड़ा हुआ है, कितना लिक्विड नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हो सकती हैं अगर कोई परमानेंट गारंटी ईरान को मिले साथ साथ इन सारी चीजों के, कि दोबारा हमला अमेरिका नहीं करेगा। एंड आई थिंक थिंग्स कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि जेन्युइन कंसर्न है ईरान का। गुज़िश्ता 24 घंटों में दूसरा अहम राब्ता हुआ है ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान के साथ। और सऊदी अरब को लेकर सऊदी अरब का भी काफी तब्दीली आई है उनकी पॉलिसी को लेकर भी लगता है, क्योंकि पहले तो ट्रंप ने भी बड़े खौफगी का इजहार किया और सऊदी अरब से जो तवक्कुआत अमेरिका को थी सऊदी अरब ने वो पूरी नहीं की और ईरान पर किसी किस्म का हमला नहीं किया। यूएई ने कुछ पाकिस्तानियों के और दीगर जो इरानियंस हैं उनके जो पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं उनको डिपोर्ट किया है, वीजा कैंसिल किया है। इस लड़ाई में इस वक्त जो ईरान अमेरिका तनाज़ा है उसमें खलीजी ममालिक का क्या किरदार आप देख रहे हैं गल्फ का? देखिए, खलीजी ममालिक तो ऑलरेडी टूटने की नहज पे खड़े हैं। मतलब आप ये देखें कि पहले ही बहरीन और यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड्स में एंट्री ली, इसराइल को रिकग्नाइज किया। वो ऑलरेडी एक अच्छा आउटलुक जो है वो दूसरे ममालिक की तरफ नहीं देता। और यूएई ने अब जब ओपेक से अपने आप को अलग किया है, ओपेक एक एक ओलिगोपोली है, एक कार्टेल है जिसके अंदर ऑयल प्राइसेस डिसाइड होती हैं कि आज क्या रेट होगा तेल का, कल क्या रेट होगा, सप्लाई एंड डिमांड की बेसिस पे। मतलब प्रोडक्शन कोटा लगा हुआ है हर मुल्क का और उस हिसाब से कोटा मेंटेन करना होता है। यूएई को ये हमेशा से खदशा था कि भाई हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी ज्यादा है, हम लोग को लेकिन ज्यादा तेल प्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं है ओपेक के थ्रू। तो उन्होंने ओपेक से अपने आप को अलग कर लिया लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखने के लिए। और इस वजह से भी क्योंकि यूएई जैसे ममालिक की सऊदी अरब से अब नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि देखिए, सऊदी अरब अब ये रियलाइज करना शुरू हो गया, रिकग्नाइज करना शुरू हो गया है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो माइट की, जो पावर की बातें हैं, वो सारी बातें जो हैं वो दिखावे के तौर पे हैं। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को इंश्योर करा सकता है इस रीजन के अंदर एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो ये जो सवालिया निशान अब अमेरिका के ऊपर पैदा हो गया, इसकी वजह से मिडिल ईस्ट का जो पूरा खत्ता है, इनकी जो अलायंस है वो ऑलरेडी टूट रही है। यमन के अंदर हमें नजर आया है कि यूएई और सऊदी अरब का क्लैश ऑलरेडी चल रहा था कि यमन की जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट है उसको जो है वो सऊदी अरब सपोर्ट करता था और यूएई जो है वो सपोर्ट करता है सेपरेटिस्ट को। सूडान के अंदर आरएसएफ जो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस हैं उनको यूएई सपोर्ट करता है और जो सूडानीज आर्मी है उसको सऊदी अरब सपोर्ट करता है। सोमालीलैंड का एक अलग इशू बन गया कि सोमालीलैंड और सोमालिया के बीच में एक तनाव है। सोमालीलैंड को इसराइल बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और इसराइल रिकग्नाइज करता है, और बेसिकली यूएई सोमालीलैंड को ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और सोमालिया को सऊदी अरब ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो पहले ही टेंशन थी और अब ये टेंशन और ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिका अपने आप को नहीं जमा पा रहा है इस रीजन के अंदर। ये जो बातचीत हो रही है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की अब्बास अरागची साहब के साथ, ये पहली दफा नहीं है। पहले भी हमने देखा कि पहले भी जब वो पाकिस्तान आए थे अब्बास अरागची साहब, तब उन्होंने बात की थी सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर उनसे 3 दफा बात हुई थी फोन पे। और ऑलरेडी ये डिस्कशंस चल रही हैं कि ये खित्ते का जो फ्यूचर है वो किस तरीके का होगा। अब सऊदी अरब की अपनी जो टेंशन है वो ये है कि सऊदी अरब की जो अपनी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कमिटमेंट्स हैं, उनके जो असले की और जो सारी चीजें करी, जाहिर है सऊदी अरब को भी अपने आप को सर्वाइवल का सोचना है। तो वो जाहिर है एक बीच की पोजीशन में फंस गए हैं कि उनको रियलाइज भी हो गया है कि अमेरिका जो है जो दावे और वादे करता है वो नहीं कर सकता, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम सऊदी अरब अगर उनके साथ हिचकिचाता है, अगर उनको दूर भेजता है, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर सऊदी अरब की अपनी जो बातचीत चल रही है उसके ऊपर एक जो है एग्जिस्टेंस का सवाल आ जाएगा। जहां तक यूएई के निकालने की बात हो रही है लोगों को, तो देखें बहुत सारे लोगों को निकाला गया और बड़ा जो है अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये तो दुनिया भर में एक चीज एक्सेप्टेड फैक्ट की तरह देखी गई है। ना सिर्फ ईरान से मैं बैठ के बोल रहा हूं बल्कि अमेरिका से न्यूयॉर्क टाइम्स भी आर्टिकल्स लिख रहा है कि लोगों को निकाला जा रहा है। इसके
इसके अंदर हमें नजर ये आ रहा है कि यूएई अपने आप को अलाइन कर चुका है ऑलरेडी इसराइल के साथ, और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात पहले ही बड़े अच्छे थे। ओआईसी में आपने देखा कि किस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर्स जो उनके मिनिस्टर थी उनको उस वक्त की उनको बुलाया जाता था ओआईसी में खिताब करने के लिए, जबकि ओआईसी का कोई ताल्लुक नहीं है इंडिया का। तो इसके अंदर हमें नजर ये आ रहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अपने आप को और ज्यादा क्लोजली अलाइन कर रहा है इसराइल और इंडिया के साथ, और जो चीजें इसराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी और इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ होंगी उन चीजों के साथ जो है वो यूएई खुद से भी डील करेगा, मतलब उनको राजी करने के लिए, उनके साथ अलाइन करने के लिए जो एक्शन है वो लिया जाएगा उन सेंटिमेंट्स के खिलाफ जो कि इसराइल के खिलाफ होंगे या एट द एंड ऑफ द डे आगे जाके इंडिया के खिलाफ होंगे, क्योंकि करीब जाहिर है हो रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे हमें एक रिप्लेसमेंट थ्योरी नजर आ रही है कि वो लोग जो खिलाफ हैं इसराइल के यूएई के अंदर, या जो ईरान को सपोर्ट करते हैं, या जो थोड़े मजहबी भी हैं, उनको जो है वो निकाला जाएगा और रिप्लेसमेंट के तौर पे उन लोगों को लाया जाएगा जो कि यूएई की अपनी आइडियोलॉजी, जो उनकी सब इंपीरियल आइडियोलॉजी है, उसके साथ अलाइंड होंगे। तो सिचुएशन चेंज हो चुकी है, एंड यूएई अपने अंदर ही टूटने का खदशा भी रख रहा है इस वक्त, ये भी बातें हो रही हैं। एंड मिडिल ईस्ट का फ्यूचर जो है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि मिडिल ईस्ट के कितने स्टेट्स हैं जो रिकग्नाइज करेंगे इस बात को कि मजबूत तौर पर अमेरिका को यहां से भगाया जाए। यूएई, कुवैत और बहरीन, ये तीन मेरे ख्याल में जो है वो हमेशा रहेंगे इसराइल के साथ और करीब होंगे। कुवैत इतना ज्यादा करीब नहीं है लेकिन वो भी आ जाएगा, और दूसरे ममालिक जो है कतर और सऊदी अरेबिया फॉर एग्जांपल, वो दूर होते जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स से मेरे ख्याल में, और फ्यूचर में एक अलायंस बन सकती है। ठीक है। आखिरी आपसे मैं जानना चाहूंगा, कतर से पाकिस्तान के लिए तीसरा एलएनजी ईरान की खुसूसी इजाजत से आपना हुर्मुज में दाखिल हुआ है। पहले भी पाकिस्तानी जहाजों को और कुछ ममालिक के जहाजों को इजाजत दे रहा था ईरान। इस वक्त आपदा हुर्मुज में ईरान का कितना कंट्रोल है? अमरीकी नाकाबंदी के बाद क्या कोई तब्दीली आई है या ईरान के लिए कुछ खदशात पैदा हुए हैं? देखिए, कंट्रोल तो आपके सामने है किस तरीके से ईरान की कश्तियां जो हैं वो यूएस के बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर्स को भगाती हुई, मतलब आप अगर वीडियो देखिए, ईरान ने वीडियो रिलीज की है, ट्रंप सो नहीं पाया उसके बाद से 6 घंटे उसने लगातार ट्वीट्स किए हैं कि जी हमारी जो है वो डिस्ट्रॉयर लेजर मार रहे हैं ड्रोन्स के ऊपर, मीम्स बना के पोस्ट कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करके कि नेवी जो है वो तह में चली गई है ईरान की। पहले ही बोलते हुए आ रहे थे ट्रंप के नेवी खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अभी वाजे है, वीडियो अगर आप देखें तो वाजे है कि ईरान का कंप्लीट कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। जो रिपोर्ट्स आई हैं वेस्टर्न मीडिया की खुद की रिपोर्ट्स है, वॉशिंगटन पोस्ट की या वॉल स्ट्रीट जर्नल, बहरहाल किसी एक ने रिपोर्ट किया है कि 3 दिन से कोई कश्ती, और ये पहले रिपोर्ट किया था जब ये प्रोजेक्ट फ्रीडम चल रहा था सो कॉल्ड, 3 दिन से कोई कश्ती जो है वो पार नहीं की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। तो जाहिर सी बात है ईरान ने कंप्लीटली कंट्रोल रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। और ये पाकिस्तान की जो आपने बात की, बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तान ने इतना सपोर्ट किया है, पाकिस्तान एक बहुत अच्छा किरदार जो है वो निभाया है बैलेंसिंग एक्ट का इन सारी चीज़ों के अंदर, और कोशिशें कर रहा है पाकिस्तान किसी चीज़ से किसी तरीके से सॉल्व करने की। तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रहेंगे, और इस चीज़ के अंदर नजर आएगा, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू नजर आएगा कि पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। कंट्रोल ब्लॉकेड के बाद कितना हुआ है? ब्लॉकेड के बाद तो कंट्रोल ज्यादा ही हो गया है, क्योंकि ब्लॉकेड जब तक नहीं लगा हुआ था तब तक तो इक्का दुक्का था, लेकिन ब्लॉकेड लगने के साथ ही ईरान ने अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ा दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, अपने कंट्रोल को बढ़ा दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर। तो अब तो बिल्कुल ही ईरान के कंट्रोल में है, और एक लीगलाइज्ड मैकेनिज्म भी बन रहा है जिसके थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा। ईरान की जो फोर्सेज हैं, जो एक एजेंसी बना रहे हैं, उसके अंदर रेगुलेट किया जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पासिंग को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जॉन हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। आपने कीमती वक्त अपना दिया। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में आप अपने कीमती राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। रुखसान मीर को ध्यान फुल पाकिस्तान से इजाजत, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।